1990-91 का वो दौर जब राम जन्मभूमि का मामला पूरा विश्व देख रहा था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, गाजीपुर से जुड़े एक ऐसी शख्सियत विनोद अग्रवाल, जो कि गाजीपुर में उनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और गाजीपुर में 25 दिन जिला कारागार और बलिया की जेल में भी 5 दिन वो बंद रहे। 13 साल की उम्र में राजनीति का वो सपना, वो ताना बाना बुना जो सन था 1974 का वो दौर। एक ख़ास मुलाकात दोस्तों, 1942 का वो दौर जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष व शिखर पर था। इनके दादाजी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थे और जेल भी गए और उन्होंने अपनी पेंशन भी नहीं ली। मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से एक ख़ास मुलाकात विनोद अग्रवाल जी से। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा राम जन्मभूमि का वो दौर जो आज के लोग कल्पना नहीं कर सकते, उस दौर में उस समय की स्थिति क्या थी और परिवार सहमसा गया था जब आपको अभियुक्त बनाया गया और जेल भी जाना पड़ा। राम जन्मभूमि का आंदोलन तो काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी कमान संभाली तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम आनुषंगिक संगठन के माध्यम से ये जन आंदोलन का रूप लिया। इसमें डायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी भी कूदी और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन को जिस प्रकार से आम जनता का समर्थन मिला वो ऐतिहासिक था। वो दिन हम लोग को याद है जब राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रगाढ़ रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर निकले थे और उस रथ को बिहार की बॉर्डर पर रोक दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद एक जन आंदोलन सड़कों पर आम पब्लिक आके आंदोलन का स्वरूप खड़ा कर दी। 30 तारीख को कार सेवा थी। कार सेवा में बहुत से लोग जाए, बहुत से लोग नहीं जा पाए, बहुत से लोग जेलों में, जो स्कूल वगैरह थे वो स्कूलों को जेल बना दिया गया था। जो लोग वहाँ जाना चाहते थे सबको जेलों में ठूस दिया गया था। गाजीपुर का पीजी कॉलेज हो, चाहे सिटी इंटर कॉलेज हो, ऐसे कई स्कूल उस समय कारागार बन गए थे। बहुत से लोग दूसरे प्रदेशों के आके गाजीपुर के इन अस्थायी जेलों में रहते थे। हम लोग उनको भोजन पानी कराते थे, नाश्ता पानी कराते थे। इसी बीच जब राम जन्मभूमि जब श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका गया तो हम लोगों ने भी गाजीपुर में जुलूस निकाल के उसका प्रतिरोध किया। हम लोग की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद गाजीपुर ज़िले में जितने थाने से लोग गिरफ्तार किए गए थे उन सारे लोगों को बलिया जेलों में भेज दिया गया। लगभग 8 दिन के बाद बलिया जेल से हम लोग को छोड़ा गया था। उसके पहले गाजीपुर में दुर्गा विसर्जन गोलीकांड का एक घटना हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं को जानबूझ के फंसाने का काम किया गया उस समय के प्रशासन द्वारा। और हम लोग को 307 का मुलजिम बनाया गया, जिसमें हम लोग 20-25 दिन जेल में आए, फिर जमानत पर छूट गया। उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग को बलिया जेल जाना पड़ा। उसके साथ साथ 90-91 का वो दौर, देश प्रेम, अयोध्या, जिसने पूरी दुनिया उस समय दहल सी गई थी। उस समय जब आप बलिया जेल में गए थे उस समय वो भावनाएं क्या थीं? परिवार के बारे में भी आप सोच रहे होंगे। परिवार के बारे में हम लोग कम सोचा करते थे क्योंकि हम लोग को राष्ट्र दिखता था, देश दिखता था। और देश जब दिखता है तो उस समय परिवार और भाई और बहन दिखते नहीं हैं। इस प्रकार का एक लगाव सा था देशभक्ति के प्रति। और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसमें तो ऐसा लगता था कि कितना हम मेहनत कर लें, कितना सफल हो जाए, कितना लोग की सेवा कर लें। जो लोग सेवा भाव से लोग मिलने गए थे गाजीपुर के अस्थायी जेलों में, उनको भी उठा के पुलिस वालों ने बंद कर दिया। इतनी ख़राब स्थिति उस समय थी कि पूछा नहीं जा सकता। जब वो दिन हम लोग याद करते हैं तो अजीब सा लगता है कि कैसा माहौल इस देश का था कि इस देश का ही नागरिक कुछ अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है तो उसकी बोली बंद की जा रही है और उनको जेलों में ठूसा जा रहा था। दोस्तों, कल्पना नहीं कर सकते आप, मन में वो भाव, मन डबडबा सा जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उस दौर की आप कल्पना कर सकते हैं।
सर, आपके दादाजी भी 1942 का वो दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थे, और लोग ये भी कहते हैं कि उस समय उन्होंने पेंशन भी नहीं ली थी। मैं ज़रूर चाहूँगा जो इस समय आवाम आपको सुन रही है, आप उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं। सन 1942 के आंदोलन में हमारे दादा स्वर्गीय गजानंद जी बहुत बार जेल गए, और जेल में उनकी काफ़ी लंबी यात्रा रही है। जेल से आने के बाद जब देश को आज़ादी मिल गई तो वो कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस की नीतियां 1969 में ख़राब हो गई। कांग्रेस की नीतियों से वो बहुत दुखी हुए और कांग्रेस छोड़कर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए, और आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली सर्व सेवा संघ में विनोबा भावे के साथ शामिल होकर भूदान आंदोलन में शामिल हो गए, और उसके बाद से किसी राजनीतिक दल में नहीं गए। जब पेंशन देने की बात आई, इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ताम्र पत्र देने के लिए बुलाया। ये ताम्र पत्र भी लेने नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती इनके शुभचिंतकों ने भेजा कि आप पेंशन मत लीजिए, भले ये ताम्र पत्र तो ले लीजिए। तो वो दिल्ली गए, और नेहरू, जो लोग बताते हैं कि नेहरू जी गाजीपुर के नाम से नहीं जानते थे, नेहरू जी जानते थे कि अच्छा गजानंद जी वाला गाजीपुर। इस प्रकार की शख्सियत हमारे स्वर्गीय गजानंद जी की थी, और उन्होंने यही बात कहा कि क्या हम देश की आज़ादी इसलिए लड़ रहे हैं कि उसके बदले उसकी कीमत लें। इसलिए यह कह के उन्होंने पेंशन को ठुकरा दिया, और पेंशन आज तक मरते दम तक नहीं लिया, न हमारे परिवार के किसी सदस्य ने लिया। और ये गाजीपुर ज़िले में अकेला एकमात्र हमारे दादा स्वर्गीय गजानंद जी थे जिन्होंने आजीवन पेंशन नहीं लिया। दोस्तों, वो दौर था 1980 का, जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, और भारतीय जनता पार्टी उस समय बीजेपी के नाम से नहीं थी। लोग उस समय हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन 1980 में भाजपा नगर मंडल कोषाध्यक्ष के रूप में इनको यहाँ गाजीपुर का सर्वेसर्वा बनाया जाता है। उस दौर की बात आप बताइए, और 80 के बाद और क्या क्या हुआ। सन 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का मुंबई के महाधिवेशन में गठन हुआ, उस गठन के बाद जब गाजीपुर की इकाई बनी, उस इकाई में हमको एक जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उस समय के तत्कालीन नेता श्रीमान मनोज सिन्हा, विजय शंकर राय जी, सच्चिदानंद राय जी, यशवीर सिंह जी, चमन लाल गर्ग, कुबेरनाथ आर्य से हम जुड़े हुए थे, और इन लोगों ने हमको काफ़ी मोटिवेट किया कि आप भाजपा के काम में लगिए। और इन लोगों ने हमको भारतीय जनता पार्टी की एक कोषाध्यक्ष पद की छोटी सी जिम्मेदारी दी, जिसको हमने ठीक से निर्वहन किया। उसके 2-3 साल बाद हमको नगर का महामंत्री बनाया गया। उसके 3-4 साल बाद हमको नगर का अध्यक्ष बनाया गया, और 3 बार लगातार हम अध्यक्ष न चाहते हुए भी रहे। उसके बाद पार्टी ने हमको जिला कोषाध्यक्ष की 4 टर्म लगभग 12-13 साल हमारी जिम्मेदारी जिला कोषाध्यक्ष के नाते रही। हमने पार्टी के नियमों के अनुसार, पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार जो भी हिसाब किताब ठीक से रखने की आवश्यकता थी, हमने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया, और पार्टी के संस्कारों से, ओत पोत से हमने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, और इस बात के लिए प्रेरित किया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है, और इनकी सोच किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, देश के लिए है, देश की सोच रखते हैं। और यहाँ पर कोई राजनीतिक दल जिसकी इच्छा शक्ति सत्ता में आना है, लेकिन सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करके ही सत्ता में आना है, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और उसी के तहत हम लोग इतना दिन लगातार काम करते चले आ रहे हैं। गाजीपुर से लगातार आप जुड़े रहे हैं। आज गाजीपुर का एक स्वर्णिम इतिहास, जो काम आपने किया है, अगर मैं चाहूँ कि नहीं विनोद अग्रवाल जी उसे गिनाना चाहें कि कुछ ऐसे जो काम आपने किए जो विकास के धरातल पे सबसे अलग थे और लगातार वो अनंत काल तक जारी रहेंगे। 2012 में जब पार्टी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, तो मेरी इच्छा नहीं थी, और पूरे परिवार की इच्छा नहीं थी कि मेरा व्यापार प्रभावित होगा, और मैं व्यापार को प्रभावित करके अगर इस काम में लगूंगा तो मेरा परिवार का खर्चा चलने की कठिनाई होगी। लेकिन पार्टी, चूँकि हम जिस पार्टी में काम करते हैं, पार्टी का निर्देशित सर्वोपरि होता है। पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना ही होगा, आपको चुनाव लड़ने के लिए हाँ करना होगा। तो हमको पार्टी का आदेश मानना पड़ा, हम चुनाव में कूदे। चुनाव में हमको जनता ने वोट दिया, 951 वोट के अंतर से हम चुनाव जीते पहली बार 2012 में। उस समय तत्कालीन
प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गाजीपुर में हम सब विधानसभा हार चुके थे, कोई विधानसभा हमारे पास नहीं था, केवल एक एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो आते हैं श्री केदारनाथ सिंह जी, वो एमएलसी थे। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनप्रतिनिधि का अभाव था। मुझे जनता ने मौका दिया, मैंने प्रयास किया कि गाजीपुर शहर का विकास हो और उस निमित्त हमने लगातार प्रयास किया। दुर्भाग्य था कि हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के लोग हमको काम करने देना नहीं चाहते थे। कई बार मेरे साथ दो बार पावर सीज हुआ और फिर भी हम जनता के हक में गाजीपुर के विकास के लिए जितना भी ईमानदारी से काम हो सकता था करने का प्रयास किया। 2017 में गाजीपुर की सीट महिला के लिए सुरक्षित हो गई। फिर पार्टी ने कहा, हमारा भी निवेदन था कि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब तो प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, हम चुनाव लड़ना भी चाहते थे। पार्टी ने फिर मौका दिया, 2750 वोट के अंतर से फिर दोबारा श्रीमती सरिता अग्रवाल चुनाव जीती और भरपूर काम करने का जो मौका मिला उसमें हमने गाजीपुर शहर में, चाहे वो सड़क का काम हो, नालियों का काम हो, आरओ वाटर प्लांट का काम हो, सफाई का काम हो, पेयजल का काम हो, सभी क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक काम किया है। और आज हम इस बात को दावे के साथ कर सकते हैं कि जितने संसाधन मेरे पास थे उन संसाधनों का उपयोग सदुपयोग करते हुए हमने गाजीपुर के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है। गाजीपुर को अच्छी सड़क मिले, चलने के लिए सड़कें अच्छी है, गलियाँ अच्छी है, नाली ढक्कनयुक्त नाली बने, आरओ वाटर का ठंडा पानी, शुद्ध पानी गरीबों को मुफ्त में मिले। ऐसे बहुत से काम हमने किए हैं जो गाजीपुर की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। इसके बाद एक गाजीपुर की समस्या थी, 2012 में हम लोग को चुनाव से आने से पहले गाजीपुर में भारी भरकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पर लगा दिया गया था। हम लोगों ने प्रयास किया, जनता से कहा भी कि हम इसको घटाने का प्रयास करेंगे। अब वो दिन आ गया, पिछले 6 महीना पहले हाउस टैक्स, वाटर टैक्स यानी स्वकर के रेट को 50% कम कर गाजीपुर की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी गई है। गाजीपुर की जनता बहुत खुश है। नगर पालिका के इस निर्णय से गाजीपुर की जनता बहुत ही उत्साहित है और लोग अब चल के पैसा जमा कर रहे हैं। गाजीपुर की नगर पालिका की बोर्ड सभासदों के प्रयास से उस महत्वपूर्ण काम को, हमने रेट को घटाने का काम किया है। हम गाजीपुर की जनता से यह भी अपील करना चाहते हैं कि गाजीपुर की जनता जिनका टैक्स बाकी है वो लोग इच्छानुसार आके नगर पालिका में टैक्स जमा करें, ताकि नगर पालिका की आमदनी बढ़ेगी तो हम नगर के विकास में और चार चांद लगा सकेंगे। अब जितना विकास किया है, विरोधी भी हैं काफ़ी, और विरोध भी होता है, और जब कोई विरोध करता है कि नहीं विनोद अग्रवाल ने तो काम ही नहीं किया, उस समय कैसा लगता है? नहीं, उस समय तो तकलीफ़ होती है, लेकिन राजनीति का जो क्षेत्र है वो बहुत समझने की चीज़ है। राजनीति में सच को सच बोलना गुनाह है, झूठ को झूठ बोलना गुनाह है। कैसे विरोधी किस बात को लेके आरोप प्रत्यारोप करें, बेसिर पर का आरोप प्रत्यारोप करना एक राजनीतिक दल का मुख्य रूप से विपक्षियों की आदत बन जाती है। काम करने में कोई पीछे नहीं हटता है और काम किसी को दिखाई नहीं देता, वो कहता है कि विनोद अग्रवाल ने क्या किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। विनोद अग्रवाल ने जो भी किया वो जनता के हित में किया, वो जनता के सामने है। और निश्चित रूप से हम 24 घंटा यही सोचते हैं कि हम गाजीपुर शहर का क्या विकास कर सकते हैं, क्या गाजीपुर को नई चीज़ दे सकते हैं, गाजीपुर की जनता को और क्या हम राहत दे सकते हैं, गाजीपुर के लोग कैसे खुशहाल रह सकते हैं, स्वच्छ गाजीपुर कैसे हो, सुंदर गाजीपुर कैसे हो, विकसित गाजीपुर कैसे हो, इस बात के लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। हालिया चुनाव हुए थे, लोग आपसे पूछ नहीं सकते, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा, कोई जीते या ना जीते, विनोद जी नहीं जीतने चाहिए चुनाव, लेकिन विनोद जी ने डंके की चोट पे चुनाव भी जीत लिया। आखिर सफलता का मूल मंत्र क्या है? विरोधी लगे रहें और आप चुनाव भी जीत गए और आज लोग देख भी रहे हैं। अब इसकी बात तो जनता ही बताएगी जो वोटर है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो हमने समझा है कि गाजीपुर की जनता बेहद सरल और सहज स्वभाव की है। गाजीपुर की जनता
अच्छे लोग को पसंद करती है। अच्छे लोग गाजीपुर के चेयरमैन बने, सांसद बने, विधायक बने। इस बात के लिए गाजीपुर की जनता बहुत, और शहर की जनता में तो बहुत ज़्यादा यही होता है कि कोई गंदा आदमी, कोई अपराधी किस्म का आदमी इस पदों पर न आवे। और इसीलिए गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा जिताती रहती है कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी आता है वो निसंदेह जनता के बीच का होता है, जनता के बीच का कार्यकर्ता होता है, और इसीलिए जनता उनको पसंद करती है और वोट देती है। एक ऐसी आवाज़ जो हर एक आवाज़ को मिला के चलते हैं। और उस समय 1980 का वो दौर, 2022 का वो दौर, राजनीति का एक लंबा अनुभव आपके पास। कितने नेताओं को आपने देखा जो कि कल पार्टी में भी आए और एक दिन बाद पार्टी से चले भी गए। जब भाजपा को लोग छोड़ रहे थे उस समय भी आप भाजपा के साथ थे, आज भी आप भाजपा के साथ हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो कि खुफिया फायर भी करते हैं। लेकिन उस राजनीति में और आज की राजनीति में फ़र्क क्या आया है? पहले की राजनीति में आज की राजनीति में थोड़ा बहुत तो अंतर दिख रहा है। पहले की राजनीति का एक केवल भाव होता था निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना। अब राजनीति में थोड़ी सी परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि लोग राजनीति के माध्यम से अपने व्यक्तिगत चरित्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। राजनीति को हमेशा सेवा का माध्यम बनाना चाहिए, व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। राजनीति को हम सेवा के भाव से जब देखेंगे तो वास्तव में राजनीति में एक अच्छी पहल होगी। मोदी जी के 2014 के आने के बाद राजनीति में एक अमूलचूल परिवर्तन आया है कि राजनीति से जो अच्छे लोग दूर हो रहे थे वो काफ़ी लोग सक्रिय हो गए, राजनीति में अब हिस्सा लेने लगे, राजनीति के मुख्य मंचों पर आने लगे हैं। और ये अच्छी बात है कि जब अच्छे लोग किसी भी अच्छे काम के लिए लगे रहेंगे तो गंदे लोग का प्रवेश थोड़ा कम होगा और उस पर नियंत्रण हो सकेगा। इसलिए हम अच्छे लोगों को राजनीति में सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग राजनीति में कुछ न कुछ समय जरूर दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार कीजिए, ताकि राजनीति में गंदे लोग का प्रवेश बहुत ज़्यादा न हो सके। एक वो दौर था विद्यार्थी जीवन में जब एक सपना था कि बीकॉम करना है और बीएचयू जाना है, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। पीजी कॉलेज में ही रुकना पड़ा, वहीं से स्नातक की डिग्री अर्जित की। उसके पास राजनीतिक सफ़र में इन्होंने अपने कदम बढ़ा लिए। अमृत महोत्सव की काफ़ी चर्चा हुई और धूमधाम से भी पूरी दुनिया ने देखा इस अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। लेकिन अमृत महोत्सव में ऐसा क्या है जो कि छूट रहा है और जो नेता झंडे को लेके चल रहे थे? मैं आपसे आपकी एक बेबाक राय पूछना चाहूँगा अमृत महोत्सव के बारे में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल ही कहा था कि 2022 का आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाए। और 75वां अमृत महोत्सव जो जनता समझ नहीं पाई थी, इधर जब 10-15 दिन में इसका माहौल बना तो लोग समझे कि इसका मतलब क्या है। अमृत महोत्सव पिछले साल से शुरू हुआ है जो इस 17 अगस्त तक चला है। 11 से 17 अगस्त तक साप्ताहिक कार्यक्रम हुए। हर घर तिरंगा का अभियान 13 तारीख से 15 तारीख तक चला है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अब तक जो होता था वो केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर ही इस कार्यक्रम को सिमट लिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आम जनता, चाहे वो जिस भी धर्म की हो, जात की हो, सब ने खुल के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। लोगों ने अपने घरों में एक झंडा उनको कम दिखाई दिया तो 2-2, 3-3 झंडा तक बांधे। जितने यात्राएं निकली है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। लोग ये सोचते थे कि हम कौन सा कार्यक्रम हमको मालूम हो, उस कार्यक्रम में हम शामिल हो जाए। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद अगर कोई पहली बार उत्सव मनाया गया है तो 2022 में मनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस प्रकार का जनता का उत्साह देखने को मिला, वास्तव में ये इतिहास लिखेगा कि आखिर हुआ क्या। 14 अगस्त भी एक दिन था। 14 अगस्त को हम लोगों ने मौन जुलूस निकाल कर भी एक कार्यक्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी का निर्देश था कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाए। उसके तहत गाजीपुर में मौन जुलूस निकाल कर जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष मंत्री
श्रद्धेय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी ने किया। निश्चित रूप से ये संदेश था कि देश तो आज़ाद जरूर हुआ, जो विभाजन की विविधता हम लोगों ने देखा है, अब देश को कैसे अखंड किया जाए इस पर भी अब चर्चा शुरू होने लगी है। और बहुत जल्द भारत का जो अखंड भारत है वो पूरा भारत एक हो, इसके लिए सरकार और पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के बड़े चेहरे के रूप में हैं, अगर पार्टी आपको आगे देखना चाहते हो कि नहीं, आप गाजीपुर तो बहुत सेवा की आपने, आगे का सफ़र आपको तय करना है, अगर पार्टी से ऊपर से आदेश आता है तो क्या विनोद जी तैयार हैं? नहीं, पार्टी कोई भी निर्देश देगी तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता की एक ही जिम्मेदारी होती है कि पार्टी के हर निर्देश का पालन करना। अब यही बात कि पार्टी में नए लोग को भी जोड़ा जाना चाहिए, नए लोग जुड़ते भी हैं। नए लोग को जोड़ने में सिद्धांतों और पार्टी की रीतियों के अनुसार वो समाहित हो, उसका आत्मसात करके पार्टी के लिए काम करेंगे तो हमको लगता है पार्टी और व्यापक रूप से आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो उसके सुशासन का ही परिणाम है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के साथ जुट रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग अभी तक नहीं जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी है क्या, अब उन लोगों को यह महसूस होने लगा कि ये पार्टी केवल कहती नहीं है, जो कहती है वो करके दिखाती है। और उसका ताज़ा उदाहरण पिछले 3-4 ऐसे काम हुए हैं जिसको जनता समझ रही है। राम जन्मभूमि का आंदोलन था, राम जन्मभूमि का 400 कुछ साल का पुराना मुद्दा एक झटके में ख़त्म हुआ और आज राम जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। धारा 370 जिसके लिए कहा जाता था कि खून की नदियाँ बहेंगी, धारा 370 हट गया, 35A हट गया, आज कश्मीर का विकास हो गया है। 3 तलाक कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम हुए हैं जिससे आम जनता प्रभावित है और आम जनता को लगता है कि इस देश का एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी, और उसका निशान है कमल निशान। यही देश को आगे बढ़ा सकती है, देश की सीमा को की रक्षा कर सकती है। दोस्तों, एक ख़ास मुलाकात, जो बातें बताई आप जानते तक नहीं होंगे, लोगों में ये चर्चाओं का एक बाज़ार भी था कि नहीं, इनके बारे में मुझे जानना भी है। एक ख़ास मुलाकात गाजीपुर के चर्चित चेहरे और बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में गिने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद अग्रवाल जी से। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय के लिए, राजनीतिक समर में आपको मेरी ओर से, चैनल की ओर से ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।